तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश कर दिया है। यह लगातार उनका 9वां बजट है और इस बजट को प्रधानमंत्री ने फ्यूचरिस्टिक बजट बताया है। कहा है कि एस्पिरेशनल बजट है और युवाओं की एस्पिरेशंस को एड्रेस करने वाला बजट है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी जुड़ी हुई हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। स्मृति जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। एक महिला होने के नाते क्या प्रतिक्रिया, एक आम आदमी होने के नाते क्या प्रतिक्रिया आपकी इस बजट पर? मुझे नहीं लगता है कि आप इस बजट का अगर मुझसे मेरा दृष्टिकोण पूछे तो एक संकुचित महिला दृष्टिकोण से पूछना चाहेंगे। मैं इसे एक प्रगतिशील और बढ़ते भारत के भविष्य को बनाने वाले बजट के दृष्टिकोण से देख रही हूँ। 2 या 3 प्रमुख घोषणाएं हैं जिसके प्रति आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। एक घोषणा वित्त मंत्री की बायोफार्मा शक्ति के दृष्टिकोण से रही है। आज विश्व भर में जो US FDA अप्रूव्ड प्लांट्स हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को समर्पित हैं, वो US से बाहर सबसे ज़्यादा उनका जो कब्जा है वो भारत का है। आज भारत जेनेरिक मेडिसिन की अगर आप दुनिया देखें तो विश्व का 20% प्रोडक्शन भारतीय कंपनियों के द्वारा होता है। वैक्सीन देखें तो 60% ग्लोबल सप्लाई जो होती है वो भारत की ओर से होती है। तो बायोफार्मा शक्ति की जो आज घोषणा हुई है वित्तीय, वो स्वागत योग्य है, क्योंकि भारत और भारतीय इंडस्ट्री के इस बढ़ते हुए कद को विश्व स्तर पर देखते हुए ये वित्तीय आयोजन बायोफार्मा इंडस्ट्री के लिए स्वागत योग्य है। और न सिर्फ एक ओर से रोजगार के सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि साथ ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख को और भी सुदृढ़ करने की एक घोषणा है। दूसरा, आपने सुना होगा आज रेयर अर्थ मिनरल के कॉरिडोर के बनाने की घोषणा हुई है। वर्तमान में रेयर अर्थ मिनरल्स आपको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, सेमीकंडक्टर्स में, इन सब ग्रोइंग जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें इसका योगदान रहता है। भारत के पास विश्व का 3% रिजर्व है, लेकिन हमारे यहाँ पर ग्लोबल प्रोडक्शन को अगर आप देखें कि हमारा क्या योगदान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वो महज 1% तक सीमित है। तो रेयर अर्थ मिनरल का जो कॉरिडोर आज घोषित हुआ है वो भी भारत के मैन्युफैक्चरिंग भविष्य और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट हमारे देश में गत 10 वर्षों में 4 से 5 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 35 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। इसके लिए आज 40,000 करोड़ की घोषणा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में विश्व में सबसे पहले पायदान पर लाकर खड़ा कर सकती है। ऐसी संभावना आज के बजटीय घोषणा से मैं देखती हूँ। मेरा ये भी मानना है कि आज एक सिटी इकोनॉमिक रीजन के दृष्टिकोण से वित्त मंत्री ने घोषणा की है, जिसे हम टायर 2, टायर 3 सिटी कहते हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ की दृष्टिकोण से 12 लाख करोड़ की भी आज एक कैपेक्स फंड कैपेक्स की जो घोषणा वित्त मंत्री ने की है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। तो ये बजट प्रगतिशील है, प्रगतिशील भारत का ये बजट है। आपने इसको कहा कि एक प्रगतिशील बजट है, लेकिन मैं आपका ध्यान कुछ विपक्षी नेताओं के बयान की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यूथ विदाउट जॉब्स, फॉलिंग मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, इन्वेस्टर पुलिंग आउट कैपिटल, निवेशक अपनी पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू सेविंग गिर रही है, किसान डिस्ट्रेस में है, और इसके अलावा बजट को जो कोर्स करेक्शन करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो रियल क्राइसिस है भारत की उसकी तरफ आंखें मूंद ली गई हैं, उसकी तरफ देखा ही नहीं गया है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये 5% लोगों के लिए ही बनाया गया बजट है। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जब मैं भारत के सामान्य जनमानस की बात करती हूँ और टायर 2, टायर 3 सिटीज़ की बात करती हूँ, तो आज की वित्तीय हकीकत यह है कि देश के 40 से 50% GDP जो है वो टायर 2, टायर 3 शहरों से आ रही है। ये कहना उचित होगा कि सरकार जब आज 12 लाख करोड़ का कैपेक्स घोषित करती है अथवा एक सिटी इकोनॉमिक रीजन के 5,000 करोड़ के एक वित्तीय आवंटन की बात करती है, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ और सरकार की जो कैपेक्स और इन्वेस्टमेंट की बात है वो
ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का संकेत है, बल्कि साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जिन लोगों के हाथों को काम मिलेगा उसका भी संकेत है। शायद कंप्यूटेशन में विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं को कहीं ना कहीं चुनौती रही होगी, शायद इसलिए उनका ध्यान इस विषय पर नहीं गया है। एक बात और, जब हम बात करते हैं आज वित्त मंत्री की टेक्सटाइल से संबंधित घोषणा की, तो निश्चित रूप से विपक्ष के नेता जानते होंगे कि एग्रीकल्चर के बाद हमारे देश में सबसे ज्यादा जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है वो टेक्सटाइल्स है। जब विपक्ष और विशेषतः कांग्रेस की सत्ता थी तो हमारे देश में कभी टेक्निकल टेक्सटाइल का HSN कोड ही नहीं था। और ये बात मैं इसलिए डंके की चोट पे कह रही हूँ क्योंकि HSN कोड बनाने का योगदान मैं टेक्सटाइल मंत्री के नाते दे चुकी हूँ। आज $3 बिलियन का उसमें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो संभवतः अगले 2-3 सालों में बढ़कर $10 बिलियन का एक लक्ष्य प्राप्त करेगा। ऐसे इंडस्ट्री की ये संभावना प्रस्तुत हुई है। ये वो सेक्टर है जो सिर्फ कपड़ा नहीं बनाते, ये लोग मेडिकल डिवाइसेस बनाने में योगदान देते हैं, एग्रो टेक्सटाइल बनाने में योगदान देते हैं, रोड बनाने में योगदान देते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं एक छोटा सा सेगमेंट टेक्निकल टेक्सटाइल्स का, जब उसके 5-6 बड़े बड़े सेक्टर्स पर इम्पैक्ट होते हैं और सरकार उस सेगमेंट के ऊपर भी कहीं ना कहीं सबका ध्यान आकृष्ट करती है, वित्तीय आवंटन करती है, तो आप देख सकते हैं कितना डिटेल में सरकार ने इस बजट के प्रावधानों को किया है। निश्चित रूप से विपक्ष की पार्टीज को ये सुहाएगा नहीं। महामहिम राष्ट्रपति जी के आपको मैं जॉइंट एड्रेस के बारे में भी ध्यान आकृष्ट कर दूं, जब उन्होंने कहा कि 2014 में जिनको भारत सरकार की ओर से संरक्षण मिलता था, सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, वो लगभग 24 से 25 करोड़ हमारा जनमानस था, जो आज बढ़कर 95 करोड़ हो गया है। तो ये लोग जो जोड़े गए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, जिनको सीधा भारत की तिजोरी से वित्तीय लाभ मिल रहा है, ये साधारण परिवार, गरीब परिवार नहीं, आप सही कह रही हैं। लेकिन स्मृति जी, आप क्योंकि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का आपने जिक्र किया, आपने संभाली है वो मिनिस्ट्री, आप उसको अच्छे से समझती हैं। ट्रंप टैरिफ का सबसे ज्यादा असर भारत की जिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में से है, उसमें से एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है। और अभी तमिलनाडु के कुछ टेक्सटाइल जो कारोबारी हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति से मिलकर अपनी चिंताएं भी जता चुके हैं। तो आपको लगता है कि इस बजट में उसको एड्रेस किया गया है, और चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, दूसरी MSMEs हो, उनको इससे फायदा होगा, और जो टैरिफ से जो उनका नुकसान हो सकता है उसको उसमें कमी आएगी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी 6000 करोड़ का एक टेक्सटाइल पैकेज घोषित किया था, आज से लगभग 5-5.5 साल पहले, जिसका लाभ अपैरल इंडस्ट्री को, तिरुपुर आप तमिलनाडु का उल्लेख कर रहे हैं उसमें विशेष, और उसके साथ मेडअप्स की इंडस्ट्री, क्योंकि आप US मार्केट का उल्लेख कर रहे हैं, तो मेडअप्स वो जो कुशन कवर्स या फिर पर्दे बनाने की इंडस्ट्री है या फिर बाथ टॉवल्स की इंडस्ट्री है, उनको भी इससे बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला था US मार्केट के लिए। अब ग्लोबल हेडविंड्स के चलते हाल ही में EU के साथ जो ट्रेड डील घोषित हुई है, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक्सपोर्ट की दृष्टिकोण से, अपैरल की दृष्टिकोण से बहुत बड़ा एक समर्थन, एक बहुत बड़ा सपोर्ट, एक बहुत बड़ा मार्केट मिलना है। लेकिन आज की जो बजट की घोषणा है वो सिर्फ अपैरल तक, टेक्निकल टेक्सटाइल तक सीमित नहीं है। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो वित्त मंत्री ने घोषणा जो हस्तकला उद्योग है, हमारी हैंडलूम उद्योग है, उसके लिए भी की है। तो एक बैलेंस्ड एक स्ट्रक्चर रखा गया है जिसमें आधुनिक टेक्सटाइल और जो हमारी परंपरागत टेक्सटाइल है, हस्तकला है, उसका दोनों का समन्वय है। अब जब बजट आता है तो देखिए उसमें हेडलाइंस ढूंढी जाती हैं। इस बात का दिला दूं कि कोविड का समय ऐसा था, कोविड का समय ऐसा था जब विश्व भर में सारी इंडस्ट्रीज को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। भारत का हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ऐसा था जिसने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का, कोविड के वक्त जब ग्लोबल शटडाउन था तब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया था। इनफैक्ट 1% की वृद्धि हुई थी। तो ये दोनों के बीच का बैलेंस बनाना, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को मेरी ओर से इसके लिए बधाई है, शुभकामना भी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बजट में हम देखते हैं तो हेडलाइंस ढूंढते हैं उसमें स्मृति जी, और हर साल मिडिल क्लास बहुत बेकरारी से ढूंढता है कि इस बार इनकम टैक्स में उसके लिए क्या होगा। तो आपको मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स के लिहाज से तो वैसे कोई सीधा ऐलान है नहीं, कोई हेडलाइन दिखती है। और जब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो मिडिल क्लास जिसका बहुत बड़ा फोकस अब शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के जरिए या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए है, वहां भी STT बढ़ने के कारण आज एक बड़ी गिरावट आई है और वहां भी उनको नुकसान हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, मैं इस बात को क्योंकि मैं शेयर बाज़ार में स्वयं ना सम्मिलित हूँ, ना मैंने शेयर बाज़ार में कभी खुद निवेश किया है, लेकिन मेरे पास जो आंकड़े हैं, तो प्रोडक्टिवली जो हमारा शेयर बाज़ार में मिडिल क्लास का या फिर साधारण नागरिक का जो एक रुझान आया है, वो लगभग मुझे लगता है मार्केट की दृष्टि से आईपीओ की वॉल्यूम से विश्व की सबसे बड़ी जो आईपीओ इकोसिस्टम है आज भारत में है। और प्राइमरी मार्केट में अब तक योगदान लगभग 53 लाख करोड़ का इक्विटी और डेट इश्यूएंस के माध्यम से भारत के साधारण नागरिक का हुआ है। तो आज इस बात को आपने इकोनॉमिक सर्वे के बाद भी स्वीकार करना होगा कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन का बहुत बड़ा योगदान हमारी जीडीपी की ग्रोथ के प्रति रहा है, और इसमें मार्केट के प्रति रुझान जो सामान्य भारतीय का रहा है, उसमें वो भी इकोनॉमिक सर्वे में अच्छी तरह से अलंकृत हुआ है। तो मार्केट ऐसा नहीं है जो एक स्थायी व्यवस्था रहती है, वो फ्लक्चुएट करती है, न सिर्फ डोमेस्टिक अनाउंसमेंट्स के आधार पर बल्कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आधार पर, डोमेस्टिक कंजम्पशन के आधार पर, लेकिन उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक ग्लोबल हेडविंड्स का भी रहता है। तो यूएस में फेड रिजर्व का क्या रुझान है अथवा यूरोप के मार्केट्स का क्या रुझान है, तो हमारा मार्केट आइसोलेशन में नहीं चलता है, ग्लोबल एक इकोसिस्टम का हिस्सा है, और उसकी छाप भी आप हमारी मार्केट की उछाल गिरावट में देखते हैं। तो इनकम टैक्स को लेकर कोई ऐलान नहीं है मिडिल क्लास को, उस पर आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी ने जो इनकम टैक्स के संदर्भ में ऐलान पहले भी किया है, वो बजटरी दृष्टिकोण से उन्हें पर्याप्त लगा है। अब चूंकि मैं वित्त मंत्री हूं नहीं, लेकिन मेरा इतना मानना है कि जो रिफॉर्म प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी का किया ताकि उसमें कंजम्पशन बढ़े, वो आप ऑटो सेल्स की हाइक में और रूरल कंजम्पशन में जो इजाफा हुआ है उससे आप देख ही सकते हैं। तो रिफॉर्म सिर्फ टैक्स एक इनकम टैक्स के ब्रैकेट में ना देखें, जीएसटी का भी जो रिफॉर्म हुआ है जिससे कंजम्पशन में बहुत बड़ी राहत हमारे सामान्य नागरिकों को मिली है, वो भी आपके कहीं ना कहीं मुझे लगता है अटेंशन के लायक है। बिल्कुल है। और जब मैंने शुरू में आपको एक महिला होने के नाते आपसे सवाल पूछा, तो इसलिए भी क्योंकि आज बजट में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए शी मार्ट का ऐलान किया है खुद वित्त मंत्री ने, और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए इंटरप्राइजेस की उल्लेख करना चाहती हूँ, भावना पैदा करने की। इस पर आपका क्या कहना है? मैं इस बात का एक विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ। मैं आपका एक विशेष उल्लेख इस बात का करना चाहती हूँ कि मेरे लिए जो सबसे कहीं ना कहीं खुश होने वाली घोषणा है वो यह है कि हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेगा, विशेषतः विज्ञान बेस्ड इंस्टीट्यूशन में स्टेम के लिए। आज भारत में जो हमारे स्टेम ग्रेजुएट्स हैं वो 43% हमारे देश की महिलाएं हैं। जब क्रेडिट बेस्ड सिस्टम हमारे देश में आया था जिसकी मूवमेंट देश भर में हो सकती थी, उसकी वजह से पीएचडी करने वाली महिलाओं की संख्या 99% बढ़ी थी। तो आज विशेषतः जो वित्तीय घोषणा हुई है हर जिले में एक लड़कियों के लिए विशेष हॉस्टल बनाने की और विशेष विज्ञान बेस्ड इंस्टीट्यूशंस में बनाने की, उसका मैं विशेष कहीं ना कहीं उसका मैं वो बधाई के पात्र है। लेकिन साथ ही ये सत्य है कि आज 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। आपका ध्यान आकृष्ट हो रहा है शी मार्ट पर, लेकिन मोदी सरकार वो एकमात्र सरकार है जिन्होंने एफर्मेटिव एक्शन किया और 3% सरकार की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में महिला बेस्ड उद्योग को प्राथमिकता दी जेम पोर्टल के अंतर्गत। तो वो भी आज उल्लेखनीय है, उसमें भी महिलाओं को बहुत बड़ी बढ़त मिली है। अच्छा, जब महिला की बात कर रहे हैं तो हमारे देश की एक बहुत सम्मानित महिला मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी, उन्होंने भी इस बजट की आलोचना की और कहा कि देश के लिए कुछ नहीं है इस बजट में, तो उन पर आप कुछ कहना चाहेंगी? जिस दिन ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन कर देंगे उस दिन देश की राजनीति का एक रंग बदल जाएगा भाई साहब। नहीं बिल्कुल, लेकिन क्या आपको लगता है कि कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री का समर्थन करेंगी अथवा उनके प्रोडक्टिव कार्यों का समर्थन करेंगी? नहीं, लेकिन कुछ ऐसा जो विपक्ष को भी तारीफ करने को मजबूर कर दे इस बजट में, आपको ऐसा लगता है कि कम से कम ये था जिस पर विपक्ष को आलोचना नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, पिछले मेरा जो 11 साल का अनुभव है विपक्षी पार्टियों से कहीं ना कहीं एक मंत्री के नाते संपर्क रखने का अथवा उनके कार्यशैली को देखने का एक नागरिक के नाते, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष ने कभी भी राष्ट्रीय चुनौतियों को देखते हुए अथवा राष्ट्रीय आकांक्षाओं को देखते हुए
अपनी महत्वाकांक्षाओं को ताक पर रखकर राष्ट्र के उत्थान के लिए कभी कुछ किया या कहा हो, तो ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन होंगे विपक्ष के नेताओं की ओर से, अगर वो राष्ट्र के उत्थान में एक सामूहिक पॉजिटिव आपको कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट दे, विशेषतः बजट के संदर्भ में। ठीक है, स्मृति ईरानी ने अगर पूरा बजट देखा हो तो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया इस बजट में? प्रगतिशील जो 4-5 प्रमुख मुद्दे थे वो मैंने आपके ध्यान में ला कर दिए। एक जो बायोफार्मा शक्ति की घोषणा हुई वो, दूसरा जो रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर की घोषणा हुई वो, तीसरा जो टायर 2 टायर 3 सिटीज के संदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने की कैपेक्स की घोषणा हुई वो, चौथा मैं कहूँगी कि कोस्टल कार्गो को जो प्रमोट करने के लिए सरकार ने घोषणा की, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए लेकिन लॉजिस्टिकल सिस्टम्स को सुदृढ़ नहीं करेंगे तो टर्न अराउंड टाइम आपका और जल्दी नहीं हो पाएगा इंडस्ट्री के लिए। तो एक्सपोर्ट की दृष्टि से उस घोषणा का भी मैं स्वागत करती हूँ। तो और महिला की दृष्टि से मुझे लगता है कि अगर भारत के भविष्य के निर्माता महिला, वो जो विज्ञान के समुदाय से एक उत्कृष्ट स्थान पाती हो वैश्विक स्तर पर, उसके लिए ये जो आज की घोषणा है हर जिले में एक विशेष लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाया जाए स्टेम इंस्टीट्यूशंस में, वो स्वागत योग्य है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका स्मृति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त हमें देने के लिए। तो देश के आम बजट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी यहाँ पर हमसे बात करती हुई।